ओके, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया था इंफ्रास्ट्रक्चर का। सो इस टॉपिक की जहाँ तक बात है, एज पर दिस टॉपिक इज कंसर्न, तो इट्स इन द मेन सिलेबस। सो आपने ध्यान रखना है जहाँ पे भी आपको कहीं आर्टिकल मिले, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैं आपको एक आउटलाइन दे दूंगा। उसके बाद कुछ भी आपको इन चीज़ों के रिगार्डिंग मेंस में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसकी क्रिटिकल एनालिसिस, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट है, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है। सो क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे इस पे। सो इस टॉपिक को स्पेसिफिकली आपको ज़्यादा प्रीलिम्स में फोकस नहीं करना है, अदर देन फ्यू थिंग्स जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या पूछा जा सकता है। सो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे हम बोलेंगे कि किसी एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल लेंगे कि ये वाला जो घर है, ये वाला जो बंदा है, इसके घर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मतलब मैं ये कहूँगा उसके ज़्यादा घर पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगे, उसका घर अच्छा होगा, उसके पास एक्सेस टू इंटरनेट होगा, ये सारी फैसिलिटीज़ होंगे। सो यहाँ पे आके जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे लिखा है मैंने फिजिकल, नेचुरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स दैट आर प्री कंडीशंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं तरक्की के लिए, जैसे रोड्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, रेलवेज हो गए, वाटर सप्लाई, सीवियर्स, पावर, टेलीकम्युनिकेशन। ये चीज़ें किसी भी कंट्री की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं बोलूँगा, इन चीज़ों को मैं बोलूँगा किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई कंट्री जिसमें ज़्यादा से अच्छे रोड्स हैं, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ब्रिजेस हैं, तो हम बोलेंगे उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। A robust infrastructure facilitates production of goods and services। तो अगर आपके पास अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका मतलब आप अच्छे से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाओगे, डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे उन गुड्स एंड सर्विसेज को। सो यहाँ पे हम बात करते हैं लार्ज नेटवर्क लाइक रोड्स, पोर्ट्स, पाइपलाइंस, सो ऑन, विच आर नेसेसरी फॉर फंक्शनिंग ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल नेशन। इसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। अगर मैं बोलूँ इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, सो मैं बोलूँगा अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें हम बोलेंगे रोड्स यहाँ पे कहाँ से कहाँ है, हमारे पास कितनी बिल्डिंग्स, हमारे पास कितना पावर स्टेशन है, हमारे पास कितनी एनर्जी है, हमारे पास कितने एयरपोर्ट्स हैं। सो उसको हम बोलते हैं ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी पहले अगर हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, देखिए रोड्स में आते हैं, रोड्स एंड हाईवेज आते हैं, मास ट्रांजिट सिस्टम्स आते हैं, ओके, जिसमें हमारा ट्रैम्स आ जाएगा, बस ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, हमारा रेलवे आ जाएगा, कैनाल एंड नेविगेबल वाटरवेज आ जाएंगे। जैसे कहीं पे आपने देखा होगा, जैसे हमारे स्टेट में भी प्लान कर रहे थे कि जहलम में हम उसको नेविगेबल बनाएंगे, तो अप टू खानाबल से फ्रॉम दिस अनंतनाग टू बारामूला इसको नेविगेबल बनाएंगे, तो बोट्स होंगी। सो वो नेविगेबल रोड्स, वो भी हमारा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। इसके बाद हमारे सी पोर्ट्स होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं। एडुकेट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ऑब्वियसली अगर ये हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो तो ये हमारे लिए, हमारी तरक्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम करेंगे बात एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, इलेक्ट्रिक पावर नेटवर्क इंक्लूडिंग जनरेशन प्लांट्स, सबस्टेशंस, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। नेचुरल गैसेस की पाइपलाइंस कितनी है हमारा, क्या हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी है नेचुरल गैस की, क्या पेट्रोलियम पाइप्स हमारी सफिशिएंट है। स्पेशलाइज्ड कोल हैंडलिंग फैसिलिटीज फॉर वॉशिंग, स्टोरिंग कोल, वो आता है हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में। रिन्यूएबल एनर्जी में हमारे पास कितने विंड एनर्जी प्लांट्स हैं, हमारे पास कितनी विंड एनर्जी मिल्स हैं, कितने सोलर पावर प्लांट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हाइड्रो पावर, वो हमारा सारा, या जियोथर्मल, वो सारा हमारा आ जाएगा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में। और उसके बाद वाटर मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सीवेज कलेक्शन, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें कम्युनिकेशन में आ जाएगा पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन नेटवर्क्स, टीवी एंड रेडियो ट्रांसमिशन, इंटरनेट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, अंडर सी केबल्स। तो ये सारा हमारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगे। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम कहते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है हमारे देश का कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई ऐसी चीज़ें जिन पे हमारा जो कंट्री है काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। आप मान लीजिए किसी ने हमारे सारे जो बैंक्स हैं उनको, उनका नेटवर्क जो है उसको हैक कर दिया, तो आप देख लीजिए हालत क्या होगी। आप देखिए, आप इसको समझने की कोशिश करिए कि हम हैं काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अगर कहीं से कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाती है तो हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सो हम
क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर मैं बताऊं आपको, जो क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ये बोला जाता है कि एक एक्ट आता है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉरी नॉट क्रिटिकल, द नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, हाँ नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वो डिफाइन करता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को एज दोज कंप्यूटर रिसोर्सेज जिसकी तबाही जो होगी अगर, तो वो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, हमारा जो इकॉनमी है, हमारा जो पब्लिक हेल्थ है, उस पर काफ़ी ज़्यादा खराबी आ जाएगी। सो नेशनल ये जो मैं कह रहा हूँ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएगी। जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, आप देखो वो अगर इफेक्ट हो गया, हमारी फैक्ट्रियाँ बैठ जाएंगी, गैस प्रोडक्शन, ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई, एग्रीकल्चर, ये सारा हमारा जो है फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, सिक्योरिटी सर्विसेज, जिसमें मिलिट्री एक्स्ट्रा आता है, इसे हम कहते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफॉर्मेशन जो भी होता है, मैं जब कहता हूँ, मैंने कहा आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की अगर हम डेफिनेशन देखें, वो कहता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वो होता है, वो चीज़ें, वो रिसोर्सेज होती हैं, अगर उनमें थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन होगी तो हमारा जो कंट्री होगा उसमें तबाही आ जाएगी, नेशनल सिक्योरिटी हमारी रिस्क पे आ जाएगी, इकॉनमी हमारे रिस्क पे आ जाएगी, पब्लिक हेल्थ या सेफ्टी हमारे, ये सारा रिस्क पे आ जाएगा। अभी ये आप याद रखेंगे, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जो है, NCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। अभी इस का काम क्या होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, अंडर इंफॉर्मेशन एक्ट बनाई गई थी, इसका ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है। सो ये नोडल एजेंसी है, इसका काम होता है जो भी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बचाना, क्योंकि अगर ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ना बचाए तो हमारी कंट्री में बहुत तबाही हो जाएगी, जैसे हमने बोला हमारी कंट्री पीछे चली जाएगी। सो ये जो होती है, ये वाला NCIIPC, इट फंक्शंस अंडर गाइडेंस ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके अंडर ये काम करती है, वो इसको बोलते हैं कि आप कैसे काम करो। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, 2006 में बनी थी। इसका मकसद क्या है, टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विद लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स। मैंने जैसे बोला था, हमारे बैंक्स के पास इतना पैसा ही नहीं होता, फिर मर्जर एक्विजिशन करना पड़ता है, तो ऐसे ही 2016 में एक बॉडी क्रिएट की गई, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये क्या करता है, इसका काम ये होता है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, उन प्रोजेक्ट्स को ये क्या है, ये उन प्रोजेक्ट्स को फंड करती है, ये वाली कंपनी जो होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आए, उसके डिफरेंट मॉडल्स आए, सारा आ गया। सो वो जो हमने पढ़ा है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिक एंड प्ले मॉडल एक मॉडल है जो बजट 2015 में हमारे सामने आए। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई प्रोजेक्ट है जो बनना चाहिए, फॉर एग्जांपल रोड बनना चाहिए, ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है, परमिशन है, वो सारा मैं रेडी रखता हूँ। उसके बाद फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे टेंडर इनवाइट करता हूँ। फिर जो बंदा टेंडर कमाएगा, मतलब जिसको मिल जाएगा, वन हु विंस द टेंडर, जिसको मिल जाएगा उसको मैं सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसके हवाले कर लेता हूँ। उसको फिर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं गवर्नमेंट हूँ, मैंने उसको सारा कुछ रेडी करके दिया, डॉक्यूमेंटेशन, परमिशन, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, चाहे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से, हर जगह से मैंने उसको दिया होता है। उसके लिए फिर काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इससे क्या होता है, ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अंडर ये क्रिएट किया गया, जहां पे फिर कॉन्ट्रैक्ट विनर्स को फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि उनको फिर आगे भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। इससे क्या हो जाता है, जो भी प्रोजेक्ट होता है वो इमीडिएटली चल जाता है, उसको वेट नहीं करना पड़ता। उसके बाद यहाँ पे आती है बात जिसे हम कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए इंडिया साउथ एशिया में पहला कंट्री था जहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एस्टैब्लिश किया गया। देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, मैं ये बताऊंगा, ये एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है, एक एरिया होता है जहां पे बिजनेस और ट्रेड लॉस थोड़े डिफरेंट होते हैं। मैं कहूंगा कि कोई एरिया हमने स्पेसिफिकली इसलिए बनाया कि वहां पे हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करें, वहां पे हम बहुत ज्यादा FDI इनवाइट करें। वहां पे अगर कोई FDI इनवाइट करना चाहेगा, FDI लाना चाहेगा, उसको हम ज्यादा परमिशन नहीं बोलेंगे कि 10 परमिशन दो, नहीं,
ठीक है परमिशन इस वाले एरिया में स्पेसिफिक SEZ में कोई बाहर से FDI लाना चाहता है तो हम बोलेंगे करो। वहां से कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है हम उसको भी ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। हमारा मकसद होता है हम यहाँ पे टैक्स एग्जेप्शन देते हैं, टैक्स कम करते हैं। हमारा मकसद होता है हमारा FDI बढ़े, हमारा मकसद होता है हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा मकसद होता है यहाँ से जॉब क्रिएशन हो जाए और हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाए। देखिए अगर लेबर लॉ है, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि लेबर को आपने छुट्टी देनी होती है इतने घंटे, यहाँ पे लेबर लॉज भी हम ज्यादा अप्लाई नहीं करते, यहाँ पे टैक्स ब्रेक्स भी देते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि ये एक ऐसा सेक्टर बने जो बूस्ट करे, हमारे जो एक्सपोर्ट सेक्टर उसको बूस्ट करे, उसे हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कभी कभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसे एरिया में सेट किया जाएगा जो जियोग्राफिकली बहुत पीछे है। अब मान लीजिए कोई करीब इलाका है, वहां पे जमीन काफी पड़ी, वहां पे हमने किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेट। अब उससे क्या होगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे। नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर इम्पोर्ट। मुझे अगर मेरा कोई यूनिट है, मेरी कोई फैक्ट्री है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, इस वाले एरिया में, मुझे कुछ इम्पोर्ट करना है, मुझे लाइसेंस की जरूरत नहीं है। मैं ये क्लेम करूंगा कि भाई साहब जो ये एरिया, ये जो इंपोर्ट है ये है फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो कोई मेरे से नहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, मेरे को अलाउ किया जाएगा। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अलाउड है, ऐसा नहीं कि सर्विस के रिगार्डिंग ये मैन्युफैक्चरिंग अलाउड है। अभी मैन्युफैक्चरिंग में चाहे पोल्यूशन कंट्रोल हो या बाकी चीजें, उनमें भी काफी रिलैक्सेशन है। नो रूटीन रेट्स फॉर कस्टम, या कोई अथॉरिटी आ गई रोज की चिक उससे भी आपको छूट मिल जाती है और टैक्स बेनिफिट मिल जाती है। हमारा मकसद यहाँ पे है कि हम एक ऐसा जोन बनाए, हमने कुछ एरिया लिया जहाँ पे हमने फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, सस्ता पावर दिया, सस्ते टैक्स ब्रेक्स दिए, इसलिए कि वहां जॉब्स क्रिएट हो, इसलिए कि वहां जो माल बनता है वो एक्सपोर्ट हो जाए। उससे क्या होगा, हमारी कंट्री ज्यादा से ज्यादा तरक्की करेगी। और हम ये भी चाहेंगे कि बाहर से क्या है, वहां से जो है FDI आ जाए। उसके बाद हमारे सामने होता है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। देखिए ये भी क्या होता है, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है डेडिकेटेड फॉर प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग। एक जोन ऐसे ही अगेन मैं बोलूंगा एक जियोग्राफिकल एरिया होता है जहां पे हम क्या करते हैं, स्पेसिफिकली ये गोल रखा जाता है, ये गोल रखा गया था कि यहाँ पे हम कुछ क्या करेंगे, हम बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करेंगे। हम चाहते थे कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है GDP में वो बढ़ जाए, वो हमारा गोल था। तभी हमने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन जो है वहां पे सेट किए। देखिए ये जो लुक आफ्टर करता है इसका, वो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, वो इसका नोडल एजेंसी है। और यहाँ पे मिनिमम लैंड जो होता है वो किसी भी एंटिटी के लिए वो होता है 5000 हेक्टेयर्स मिनिमम लैंड होना चाहिए, ठीक है। और ये लैंड जो होता है ये स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। हमारी कंट्री में अगर हम बोले कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स कितने हैं, तो अभी के लिए हम बोलेंगे इंडिया में 3 है। एक तो प्रकाशम है आंध्र प्रदेश में, संगारेड्डी है तेलंगाना में, एंड कलिंगा नगर है उड़ीसा में। सो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद एक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक टॉपिक आता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिस इज स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, किस लिए होता है, फॉर क्राउडिंग इन्वेस्टमेंट एंड बूस्टिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स कंस्टिट्यूट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट, पोर्ट। देखिए मैंने एक ऐसा एरिया बना दिया जहां पे मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं वहां पे इन्वेस्टमेंट हो जाए, मैं चाहता हूं वहां पे क्या हो जाए, वहां पे डेवलपमेंट हो जाए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रोड में जबरदस्त वाले रखूंगा। ये जो एरिया होगा ये काफी एरिया में स्प्रेड होगा। यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त होगा। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई मेरा मटीरियल है जो बाहर से आता है, कोई मेरा मटेरियल है जो बाहर से आता है किसी और कंट्री से, और वो आता है थ्रू सी पोर्ट, तो मैं सी पोर्ट से लेके इस वाले एरिया तक मैं एक स्मूथ सा रोड, जहां पे ट्रैफिक जैम ना हो, बाकी प्रॉब्लम्स ना हो, मैं रोड बनाऊंगा, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, या रेलवे का लाइन बनाऊंगा। सो यहाँ पे इस चीज को हम बोलेंगे फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सो इसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग जो होगा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट होगा, मॉडर्न एयरपोर्ट हो सकते हैं, सारी फैसिलिटीज हो सकती हैं। मकसद यही है कि हमारी डेवलपमेंट हो, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बूस्ट हो, उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो हैसल फ्री उधर पहुंचे, उनका जो अगर उनको बाहर किसी कंट्री में सामान भेजना हो तो वहां इतने अच्छे रोड्स होते हैं कि ये ठग से बिल्कुल स्मूथली वहां सामान पहुंचे, ऐसा ना कि कहीं पे बीच में रोके रखा है एंड ऑल। ओके, उसके बाद हम करते हैं बात डिफेंस कॉरिडोर की। देखिए डिफेंस कॉरिडोर किस लिए होता है, सो दैट जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं उनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ जाए। 2 सेट किए हुए हैं। अगेन डिफेंस कॉरिडोर में क्या होगा, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, डिफेंस फैसिलिटीज क्रिएट की जाती हैं। सो ये 2 डिफेंस कॉरिडोर्स क्रिएट किए गए हैं, वन इज इन यूपी एंड दूसरा है इन तमिलनाडु। ओके,
उसके बाद हम बात करेंगे जैसे सेकंड भारतमाला प्रोजेक्ट है। भारतमाला प्रोजेक्ट है एक रोड प्रोजेक्ट है, रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री का बढ़ाने के लिए। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा थ्रू हिमालयन रीजन जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आएगा और ये कनेक्ट करेगा यूपी के बॉर्डर्स से जाके, बिहार से जाके वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, आंध्र प्रदेश टू इंडोमान म्यांमार बॉर्डर। इसका मकसद है बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाना, थ्रू आउट हमारी कंट्री में कनेक्टिविटी बढ़ाना। ये सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करेगा। सो ये रोड जो होगा इससे क्या होगा? कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपको एक ऑल्टरनेट ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि हमारे पास आप देखिए हिमालयन रीजन में हमारे पास कन्फाइंड रोड्स होते हैं, ये वाला हाईवे, ये वाला हाईवे। तो ये वाले रोड जब बनेंगे, ये वाला जो भारतमाला प्रोजेक्ट जब फुलफिल हो जाएगा तो हमारे पास बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं इसे, हमारे पास बहुत ज्यादा रोड्स के ऑप्शंस बनेंगे। ये जो मैं कहूंगा ये जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं उनके कनेक्शंस बढ़ जाएंगे, हर जगह पे रोड होगा, हर जगह का कनेक्शन होगा। सो इसलिए ये जो भारतमाला का प्रोजेक्ट है ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और होपफुली वंस इट इज कंप्लीटेड सो ये हमारी कंट्री को काफी ज्यादा बूस्ट देगा। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि इंडिया में कनेक्टिविटी बढ़ाना। कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ क्या होगा कि जब कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा सो ये जो इसमें काफी सारे 4 लेन हाईवे जैसे कहा जाता है वो बढ़ेंगे, सो कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सो हमारा जो है डेवलपमेंट बढ़ेगा, लोग एक दूसरे के पास जाएंगे, बिजनेस बढ़ेगा, कनेक्टिविटी जो है रूरल एरियाज में है, ट्राइबल एरियाज में है, बैकवर्ड एरियाज में है, वो सारा इस वजह से बढ़ जाएगा क्योंकि ये रोड डिफरेंट एरियाज से होके चला जाएगा। सो ये कहा जाता है इट विल कनेक्ट अराउंड 550 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे 4 लेन हाईवेज होंगे, इंटर कॉरिडोर्स होंगे, नेशनल हाईवेज होंगे, फीडर रोड्स होंगे, शॉर्ट रोड्स होंगे, जो कनेक्टिंग रोड्स होते हैं वो होंगे। सो ये वाला जो भारतमाला प्रोजेक्ट है ये सब्ज्यूम करेगा बहुत सारे प्रोजेक्ट को, लाइक नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसको भी ये सब्ज्यूम करेगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए जैसे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये 1998 में लाया गया था, मैनेज इसे करता है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान करती है इसको सब्ज्यूम करना अंडर भारतमाला प्रोजेक्ट, जैसे ये वाला भारतमाला प्रोजेक्ट। उसके बाद हम कहते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट, सागर मीन सी। तो यहाँ एम है मॉडर्नाइज करना पोर्ट्स को, सो दैट हमारे पास पोर्ट्स की डेवलपमेंट हो जाए, सो दैट हमारे पास जो भी कोस्ट लाइन है उसकी डेवलपमेंट हो जाए। देखिए कोस्ट लाइन की डेवलपमेंट हो जाएगी, पोर्ट्स की डेवलपमेंट हो जाएगी, अगेन हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा, हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा, हमारे जीडीपी के लिए बहुत अच्छा है। हम हमेशा से ये कह रहे हैं कि जो इंडिया में है उस इंडिया में काफी ज्यादा, अब मान लीजिए हम सामान बाहर भेजते हैं या वहां से आता है उसको, उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन बनता है क्योंकि हमारे पास पोर्ट्स का उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं है। बट वंस दिस प्रोजेक्ट इज कंप्लीट तो हमारे पास मॉडर्नाइज पोर्ट्स होंगे जो है डेवलपमेंट काफी हद तक करेंगे, ठीक है जी। सो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जब आएगा पोर्ट्स के साथ तो आप देखेंगे फिर रोड्स का इनलैंड जो पोर्ट्स हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा इनलैंड रोड से, हाईवे से। सो ये भी हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो दिस इज ऑल इन इट। तो इसमें आपको मैं मेन से पहले कुछ और जो करंट इसमें होगा वो टॉपिक बता सकता हूँ जो मेंस में होगा। सो वी हैव कंप्लीट एवरीथिंग, अभी कुछ नहीं है बाकी। सो थैंक यू गाइज, आई थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, आपने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। एंड कुछ भी कंफ्यूजन्स होते हैं तो कभी भी कॉल करिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।